नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत के लोकतंत्र में महज एक चीज बची है जो उसे लोकतंत्र बनाए रखती है। वह यह बात है कि चुनाव होते हैं, वोट डाले जाते हैं और वोट गिने जाते हैं। इसी के आधार पर जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी पैमाने पर भारत के लोकतंत्र को परख कर देखिए तो वहां आपको लोकतंत्र का रत्ती बराबर भी एहसास नहीं होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि वोटों की गिनती पर ही सवाल उठने लगा है। चुनाव आयोग ईमानदारी से सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। और चुनाव आयोग ईमानदारी से सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मोदी सरकार के कामकाज के आधार पर आप सबको इसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से पता है। चुनावी आंकड़ों की पारदर्शिता के लिहाज से देखें तो अब की बार के चुनाव में ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग पारदर्शिता का गला घोटने का काम कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग चुनावी आंकड़ों के साथ कुछ तिकड़मबाजी करना चाहती है। इसीलिए आंकड़े जग जाहिर करने की बजाय आंकड़े छुपाने का खेल खेला जा रहा है। इस बार के चुनाव में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बदलाव यह है कि चुनाव के दिन तक और मतदान के बाद भी एक संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, इन आंकड़ों की घोषणा चुनाव आयोग ने नहीं कर रहा है। मतदान पूरा हो जाने के बाद 24 घंटे के भीतर अंतिम आंकड़े देने की बजाय इन आंकड़ों को एक एप्लीकेशन पर डाल दिया जाता है जिसमें अंतरिम आंकड़े 24 घंटे के बाद भी बदलते रहते हैं। अब पहले चरण के चुनाव की वोटिंग को ही देखिए। अंतिम आंकड़ों की घोषणा पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद यानी 30 अप्रैल को की गई। वह भी ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग ने खुद ही अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हों, बल्कि मीडिया के जरिए दबाव बनाया गया, अखबारों के जरिए लेख लिखा गया, चुनाव आयोग की जबरदस्त आलोचना की गई। उसके बाद जाकर के चुनाव आयोग ने 11 दिन बाद अंतिम आंकड़े जारी किए। इतनी की आलोचना के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से किसी संसदीय क्षेत्र के ना तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताई गई और न ही यह बताया गया कि इन पंजीकृत मतदाताओं में से कितने वोटरों ने वोट डाले हैं। केवल यह बताया गया कि वोटों का प्रतिशत कितना है। उदाहरण के तौर पर आप इस पेज को देखिए। साल 2024 के चुनाव के पहले साल 2019 और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आंकड़े जारी किए हैं। सबसे ऊपर लिखे आंकड़े को पढ़िए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव हुआ। पहले खांचे में जो पहला सेक्शन बनाया गया है वहां टोटल इलेक्टर मतलब उस लोकसभा क्षेत्र के कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या दी गई है। दूसरे में टोटल वोटर यानी कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में से कितने लोगों ने वोट दिया इसकी बात की गई है। उसके बाद वोट का परसेंटेज दिया गया है। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल मर्द, औरत और अदर्स की कैटेगरी के साथ केवल वोट परसेंटेज को लिख दिया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि यहां पर बहुत बड़ी धांधली की संभावना बनती है। अब आप पूछेंगे कि भाई धांधली कैसी? तो इसे ऐसे समझिए कि ईवीएम में धांधली को लेकर के कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया मगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ईवीएम के पूरे सिस्टम से यह बात साबित नहीं हो पाती है कि जिसे वोट डाला गया क्या उसे ही वोट मिला है और क्या वोट की गिनती उसी की गई है। इसे लेकर के मतदाता हमेशा संदेह में रहता है। मतलब यह संदेह हमेशा बना रहता है कि बैलेट यूनिट पर जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मतदाता ने बटन दबाया क्या कंट्रोल यूनिट में उसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट का रिकॉर्ड हुआ और क्या इस रिकॉर्ड वोट की ही अंतिम तौर पर गिनती की गई। सवाल यह उठता है कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की मशीन अब सब के सब एक तार से जुड़ते हैं तो इसमें छेड़छाड़ की संभावना बनती है। इसीलिए अगर चुनाव आयोग की तरफ से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या नहीं बताई जा रही है, यह नहीं बताया जा रहा है कि कितने वोट डाले गए, तो इसका मतलब है कि ईवीएम के जरिए अगर छेड़छाड़ भी होती है तो वह आंकड़े में न दिखे। अगर आंकड़ों में दिख गया तो जनता सवाल पूछेगी। अब पिछले बार के लोकसभा चुनाव में तो गजब हो गया था। एक खोजी पत्रकार पूनम अग्रवाल ने द क्विंट पर यह रिपोर्ट लिखी थी कि चुनाव के रिजल्ट के बाद जब चुनाव आयोग ने हर बूथ के मतदान के आंकड़े को सार्वजनिक किया
तो पता चला कि जितने वोट डाले गए थे उससे कहीं ज्यादा वोट गिन लिए गए थे। मतलब एक लोकसभा के लिए जितना वोट टर्न आउट दिखाया गया था और हर एक बूथ पर ईवीएम के जरिए पड़े वोटों को गिनकर जो कुल गिनती आ रही थी, उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर आ रहा था। मामला तुल पकड़ने लगा तो चुनाव आयोग ने सही कारण नहीं बताया। सही कारण बताने की बजाय चुनाव आयोग की वेबसाइट से सारे आंकड़ों को ही हटा दिया गया। तो सवाल बनता है कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया होगा। अब की बार तो चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर संख्या में ही नहीं बता पा रहा है कि कितने मतदाता थे और उनमें से कितने ने वोट डाला। तो शक और संदेह की सुइयां बहुत ज्यादा तीखी हो जाती हैं। पहले चरण में जब चुनाव आयोग ने 11 दिन बाद वोटिंग परसेंटेज के अंतिम आंकड़े जारी किए, तो जो आंकड़े पहले चरण में चुनाव के दिन जारी किए गए थे उनसे अंतिम आंकड़े 6% ज्यादा थे। इस पर बवाल होना तो तय था, क्योंकि इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। कई विपक्षी नेताओं ने शक जाहिर किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछले दरवाजे से पर्दे के पीछे से 6% वोट बढ़ाए तो नहीं गए हैं। विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाए गए। इन सवालों को चुनाव आयोग से पूछा गया, सवालों को पब्लिक के सामने भी रखा गया। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस तरह के सवालों का जवाब दे। पॉलिटिकल पार्टियों के मन में उठाए जा रहे जो सवाल हैं उनको शांत करे। जाने माने राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव अपने लेख में बताते हैं कि सबसे सही तरीका यही होता कि चुनाव आयोग हर लोकसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं और उन पंजीकृत मतदाताओं में से वोट देने वाले मतदाता की संख्या पॉलिटिकल पार्टियों को बता देता। हर एक वोटिंग बूथ पर चुनाव खत्म होने के बाद फॉर्म 17C भरा जाता है, जिसमें यह लिखा होता है कि उस वोटिंग बूथ पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी और कितने वोट पड़े थे। अंत में उस फॉर्म 17C पर अमुक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हर एक उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर होता है। चुनाव आयोग अगर सभी तरह के सवालों को खत्म करना चाहता तो इस फॉर्म 17C में दर्ज आंकड़ों को सार्वजनिक कर देता, मगर चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब शक की सुइयां और तीखी होने लगी। उल्टे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से एक अजीब सी चिट्ठी चुनाव आयोग ने लिख दी, जिसमें उन सवालों का तो जवाब नहीं था जो पूछे गए थे, बल्कि चुनाव आयोग की चिट्ठी भारत के चुनाव आयोग की चिट्ठी की बजाय भाजपा के किसी प्रवक्ता की तरफ से लिखी गई चिट्ठी लग रही थी, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष को डांटने की शैली में जवाब दिया गया था। कहा गया था कि अगर संवैधानिक संस्था के कामकाज में दखल देने से अगर आप लोग बाज नहीं आए तो आयोग की तरफ से उन पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। बहुत सारे सवाल उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने कुल पड़े वोटों की संख्या पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी कर यह बताया है कि कुल 4 चरणों के चुनाव के बाद अब तक तकरीबन 451 बिलियन यानी 45 करोड़ 10 लाख वोट पड़ चुके हैं, जो करीब 66% के आसपास बनता है। मगर इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया है कि प्रत्येक चरण में लोकसभा में पंजीकृत वोटों की संख्या कितनी थी और कितने वोट डाले गए हैं प्रत्येक लोकसभा में से। मतलब केवल जवाब देने के लिए जवाब दिया गया है। जवाब ऐसा नहीं है जिससे सारी शंकाएं खत्म हो जाएं, बल्कि जवाब ऐसा है जिससे पहले से भी ज्यादा शंका बढ़ जाए कि क्या वजह है कि चुनाव आयोग कुल पड़े वोटों की संख्या जाहिर नहीं कर रहा है, कुल मतदाताओं की संख्या प्रत्येक लोकसभा में कितनी है इसे नहीं बता रहा है। योगेंद्र यादव ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि मैं पिछले 35 सालों से चुनाव को देखते आ रहा हूं। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटिंग के आंकड़ों को जारी करने में सामान्य देरी हो रही है, मगर यह सरासर झूठ है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंतिम आंकड़े को जारी करने में 11 दिन का वक्त लग गया हो। आजकल तो भाई कंप्यूटर, डिजिटल और पता नहीं एआई किस किस का जमाना है। चुनाव आयोग ने यह भी तर्क दिया कि फॉर्म 17C के सभी उम्मीदवारों के एजेंट को दिया जाता है। उस फॉर्म पर यह दर्ज किया जाता है कि मतदाताओं की संख्या कितनी है और कितने वोट डाले गए हैं, तो इन आंकड़ों को जारी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर यह चुनाव आयोग भूल रहा है कि उसकी जिम्मेदारी केवल पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं है, बल्कि देश की आम जनता के लिए भी है। वह देश की आम जनता का संस्था है और उसे यह बताना पड़ेगा और अपने आंकड़ों में पारदर्शी और निष्पक्ष रहना पड़ेगा।
देश की जनता के सामने यह बात जाहिर होनी चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाए गए हैं। इन सब के अलावा चुनाव आयोग की तरफ से खतरनाक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि चुनाव के आंकड़े को जारी करने का किसी भी तरह का कानून नहीं है, इसलिए आंकड़े जारी करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। हाल फिलहाल इस मुद्दे पर एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई की एक दलील को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि 4 चरणों में 66% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के वकील से पूछा, जिस आधार पर आप कह रहे हैं कि 66% वोटिंग हुई है, उन आंकड़ों को पब्लिक करने में कितना वक्त लगेगा? तो चुनाव आयोग के वकील का जवाब है कि थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा वक्त लग सकता है। अब आप बताइए कि इसे फर्जी दलील क्यों ना कहा जाए। यह ऐसी बात है कि मतलब मास्टर जी ने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ, अगर तुम्हें परीक्षा में 10 में से 6.6 नंबर मिले तो तुम्हें कितने प्रतिशत नंबर मिले? स्टूडेंट ने जवाब दिया 66% नंबर मिले। तो मास्टर जी ने पूछा कि कैसे कह रहे हो कि 66% नंबर मिले हैं? तो वह स्टूडेंट ने जवाब दिया कि यह बताना थोड़ा मुश्किल है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बताइए, यह तर्क दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। 4 चरणों के बाद 66% वोटिंग हुई, यह आंकड़ा हवा में तो आया नहीं होगा। अगर हवा में आंकड़े जारी कर दिए जा रहे हैं तब तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा। अगली सुनवाई 24 मई को होनी तय की गई है। अंत में चलते चलते इस बात को जानिए कि सीएसडीएस के नेशनल इलेक्शन सर्वे के मुताबिक 1996 में चुनाव आयोग पर भरोसा करने वाले 77% थे और भरोसा न करने वाले 23%। इसी तरह से 2019 के चुनाव में भरोसा करने वाले 78% और भरोसा न करने वाले 12% थे। लेकिन इस वर्ष उसी संस्था द्वारा कराए गए चुनाव के पहले जो सर्वे किया गया है, चुनाव आयोग में भरोसा रखने वालों की संख्या घटकर 58% रह गई है, जबकि भरोसा न रखने वालों की संख्या बढ़कर के 23% हो गई है। यह बहुत बीहड़ परेशानी है कि भारत का नागरिक ही चुनाव आयोग जैसी संस्था पर भरोसा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इसके तमाम जवाब है। नरेंद्र मोदी के भाषण सुनिए, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, लगातार सांप्रदायिक और नफरती बातें कर रहे हैं, मगर चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कह रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि क्यों भारत का नागरिक चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर रहा है। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलारिया तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।